नमस्कार दोस्तों। आज यानी 17 दिसंबर 2016 का जो हमारा प्रीलिम फोकस्ड न्यूज़ एनालिसिस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट पेज पे सबसे पहले देखते हैं कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रंट पेज पे सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजेस की बेंच गठित करी है। देखिए, आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट में ये केस लंबित है। कौन सा? डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड ये केस लंबित है और काफ़ी सारे डिसीजंस जो इसमें डिसीजंस हुए हैं उन पर फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट को। सबसे पहले तो देखिए बात उनको ये फैसला करना क्या ये फैसला वैलिड था या फिर नहीं था। मतलब कि जो गवर्नमेंट ने किया, क्या ऐसा करना गवर्नमेंट के दायरे में आता है या नहीं आता? क्या ये सिर्फ आरबीआई के दायरे में आता है? क्या ऐसा करना आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन है? क्या ऐसा करना आर्टिकल नंबर 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू ट्रेड, यानी व्यापारी को राइट है कि अपना ट्रेड करो, लेकिन उनके ट्रेड राइट्स इससे बाधित हो रहे हैं क्योंकि उनको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, व्यापार के लिए एक मीडियम यानी माध्यम यानी नोट नहीं मिल पा रहे हैं। क्या ये आर्टिकल नंबर 301A यानी राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है? राइट टू प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हमसे हमारी जो पुरानी करेंसी थी वो छीन ली गई, हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन ली गई और अब लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो अब ये सारे डिसीजंस का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के लिए एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक गठित करी है। तो क्वेश्चन यहीं पे बनता है, पहले क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में आया भी है सॉरी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसले होते हैं उनको डिसाइड करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ जजेस चाहिए। तो इसका जो आंसर होता है वो 5, यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर डिसीजन लेना है सुप्रीम कोर्ट को तो उसके लिए कम से कम 5 जो जजेस हैं उनकी बेंच होनी चाहिए। तो आपको याद होगा जो 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था उसमें 13 जजेस की बेंच थी और ये डिसीजन आया था 7-6 से, यानी 7 जजेस ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, 6 ने इनकार किया था। और एक और फैसला आपको याद होगा, गोलकनाथ का केस आया था। गोलकनाथ का केस आया था 1967 में, उसमें 11 जजेस की बेंच थी। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था और उसमें 6 और 5 से फैसला लिया गया। यानी कितने भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डिसाइड करना है तो कम से कम 5 होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे केस यह बनता है कि अगर पहले से सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस दिया है, यानी अब देख लीजिए 13 जजों की बेंच ने बेसिक स्ट्रक्चर का रूल दिया केशवानंद भारती केस 1973 में। अब किसी और जज को सेम इसी बेसिक स्ट्रक्चर पर रूलिंग देनी है तो उनको कम से कम 13 से ज़्यादा जजेस की बेंच गठित करनी पड़ेगी, यानी 15 जजेस की बेंच गठित करनी पड़ेगी, तब जाके वो बेसिक स्ट्रक्चर पर अपनी जजमेंट दे सकते हैं। यानी सेम चीज़ पर अगर कोई भी जजमेंट देनी है तो आगे से ज़्यादा जजेस की बेंच गठित करनी पड़ेगी। तो ऐसा थोड़ा सा इसके बारे में था। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यह है कि अभी जो गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिवाइजेशन यानी इनाम दे रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कीजिए यानी डिजिटली कीजिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 5 चीज़ों का प्रावधान किया है। तो देखिए, बिल्कुल घुस के जाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नंबर 1 है यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है। नंबर 2 कार्ड्स, यानी जो दुकान पे आप जाते हैं अपने कार्ड से पेमेंट करते हो। तीसरा यूएसएसडी, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ये ई वॉलेट, जैसे कि आप पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो, आधार कार्ड, तो ये सब है। देखिए थोड़ा थोड़ा हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो क्या होता है? देखिए होता क्या है, एक ये सॉफ्टवेयर बना दिया, आप गूगल स्टोर से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। इसने क्या किया, 20-25 बैंक ने इसमें हामी भर दी है कि हाँ भाई हम इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। अभी होगा क्या, देखिए एक सॉफ्टवेयर होएगा तो हर बार आपको जब भी ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको IFSC कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वंस यू रजिस्टर इनटू दैट इंटरफेस, यू नो व्हाट हैपेंस, यू कैन ट्रांसफर द मनी यूजिंग द वर्चुअल एड्रेस। हम जब इस पर रजिस्टर करते हैं तो हमको एक वर्चुअल एड्रेस लेना होता है, यानी हमारी मर्जी है कोई भी हम वर्चुअल एड्रेस ले लें या फिर ना भी लें तो यूजिंग मोबाइल नंबर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी देखिए आगे वाला बंदा भी है, जो सामने वाला है वो भी इस पर रजिस्टर होना चाहिए और हम भी इस पर रजिस्टर होना चाहिए। तो एक बार रजिस्टर होने के बाद में हमें दूसरे वाले बंदे का बार बार IFSC कोड नहीं पता होने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह भी कोई जरूरी नहीं है कि हमें पता हो कि उसका वो है बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, कौन सी ब्रांच है, IFSC कोड क्या, कुछ नहीं पता। बस हमें उसका एक वर्चुअल एड्रेस या फिर आधार कार्ड नंबर या फिर मोबाइल कार्ड नंबर कुछ भी पता हो तो हम इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसे कहते हैं यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है। ये देखिए यहाँ से यूजिंग मोबाइल नंबर, यूजिंग आधार कार्ड नंबर, किसी से भी तो जो ट्रांजैक्शन है हो सकती है। बस हमें एक बार इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। जो हमने ये बताया जो USSD है, ये नीचे वाला देखिए USSD, यहाँ पे ये रहा। तो इसमें क्या है, इसमें तो देखिए आपको स्मार्टफोन की आवश्यकता भी नहीं है, ये तो सिंपल फ़ोन से हो सकता है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको एक स्मॉल कोड नंबर डायल करना पड़ेगा, जैसे *99#।
फिर क्या करोगे, आप अपने 10 अंकों का नंबर दबाओगे, और फिर उसके बाद में आप अपना IFSC कोड का शुरू का 3 नंबर, अकाउंट का लास्ट का 4 नंबर, ऐसे ऐसे करके, मतलब आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्या क्या करना है। कहने का मतलब ये है, ये सिंपल मोबाइल से हो सकता है, जैसे पुराने टाइम में नोकिया 1100 आते थे, उस टाइप के मोबाइल से भी ये हो जाएगा, इसमें स्मार्टफोन्स होने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब आप ये डायल करोगे *99# और 10 अंकों का आपका मोबाइल नंबर, तो आपको एक मेन्यू प्राप्त होएगा जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, बैलेंस इंक्वायरी या फिर फंड्स ट्रांसफ़र। तो फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए आपको थोड़ा उसका आवश्यकता पड़ेगी, उसके नंबर की। यह जरूरी होना चाहिए कि उसने भी इस पर ऐसे किया हो ट्रांजैक्शन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरह की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, तो अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता ना प्रीलिम में ना मेंस में कि वो ऐसा पूछेंगे कि USSD क्या है। बस हमें एग्जांपल लिखना है। अगर कल को मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन रिगार्डिंग accelerating the digital transactions, so we must be able to write this kind of things like that. We have started the UPI, we have started the USSD, we have started the transactions using the Aadhaar card, and बस ये ऐसे ही है, आपको पता होना चाहिए सिर्फ ये। उसके बाद क्या है उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम के लिहाज से। प्रीलिम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया है, एक चीज़ कंपलसरी कर दी है कि जब भी आप कोई पेट लोगे, पेट आपको पता ही होगा, पालतू कुत्ता या फिर पालतू कुछ भी हो सकता है, बिल्ली और चूहे भी आजकल लोग पालते हैं। तो क्या है कि आजकल देखिए इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने कंपलसरी कर दिया कि जब भी आप कोई पेट लोगे तो ये स्टेट वेलफेयर बोर्ड में आपको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। तो ऐसी इस तरह की कोई गाइडलाइंस आई है। मेन गाइडलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंपॉर्टेंट है। तो और ये आपको बताने हैं, इनका आंसर आपको देने हैं। मैं आपको हिंट देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। वो क्या पूछेंगे, इस तरह की न्यूज़ नहीं पूछेंगे कि क्या कंपलसरी है क्या नहीं है, क्योंकि इस तरह की गाइडलाइंस तो दिन रात आती है, कल भी मिलेगी परसों भी मिलेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये पूछेंगे स्टेट वेलफेयर बोर्ड है, क्या वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है क्या नहीं है। स्टैच्यूटरी बॉडी आपको पता ही होगा, जो पार्लियामेंट या फिर असेंबली से पास हुई हो, यानी पार्लियामेंट ही है मेनली यहाँ पर। तो इसका मीनिंग स्टेट वेलफेयर बोर्ड क्या स्टैच्यूटरी बॉडी है क्या नहीं है, और इसका चेयरमैन कौन है। तो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, whether it is a statutory body or not, and if it is statutory body or even it is not, who is the chairman of this body, मतलब इस बॉडी का चेयरमैन है कौन। और देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद में एक और चीज़ आती है, दूसरा कंसेप्ट आता है। एक तो ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे, और दूसरा है एक 1960 में एक इन्वायरमेंटल का एक्ट पार्ट हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टीज एक्ट, यानी जो अत्याचार होता है एनिमल्स पर उसको बचाने के लिए, उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टीज एक्ट 1960। अब देखिए इसके अंतर्गत ही आता है ये, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत शायद। और दूसरा क्या है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं साफ साफ, क्या जो ये है प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टीज एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर आता है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि देखिए ये भी एनिमल से रिलेटेड है, कई बार 1960 तो हम भूल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्या प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टीज ऑन एनिमल्स, क्या ये एक्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर में आता है। तो ये नहीं आता। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट की फॉर्म में शेयर कीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, क्या स्टेट वेलफेयर बोर्ड है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है क्या नहीं है, नहीं तो इसका चेयरमैन कौन होता है। और जो अगला क्या बनता है आगे, देखिए प्रीलिम के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रीलिम के लिहाज से इसमें इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। थोड़ा आज हमें ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंस्टीट्यूशंस भी डिस्कस करने हैं, तो थोड़ा ब्रिक्स का आज हम थोड़ा सा शुरुआत कर देंगे, क्योंकि देखिए शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना आसान होता है। तो ये इसका तो हम डिस्कस करेंगे। ये दलाई लामा की न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी देखिए कोई और फॉर्मल फंक्शन होता है प्रेसिडेंट के साथ में, या फिर अरुणाचल प्रदेश जाते हैं दलाई लामा, तो चाइना इस बात को प्रोटेस्ट करता है। चाइना कहता है कि इंडिया ने दलाई लामा को शरण दे रखी है और इंडिया को अपना ग्राउंड नहीं यूज़ करना, यानी चाइना चाहता है कि हमें हमारी धरती को नहीं यूज़ करना चाहिए कि एंटी चाइना एक्टिविटीज़ के लिए। और चाइना बार बार यह आरोप लगाता है कि यहाँ पर जो तिब्बतियन मूवमेंट है, यानी चाइना के अंदर में जो अलग तिब्बत अलग देश की मांग कर रहे हैं, वो मूवमेंट इंडिया से उभर कर आती है, यानी इंडिया गाहे बगाए इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करता है। यह आरोप बार बार चाइना लगाता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इनका फंक्शन था, दलाई लामा का एक फंक्शन था राष्ट्रपति भवन में, बचपन बचाओ आंदोलन, जो क्लास सत्यार्थी थे उनके साथ में ऐसा इस तरह के एक वो था, फंक्शन था ऑफिशियली, और चाइना ने इसको मना किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इंडिया ने यही जवाब दिया कि देखिए हम ये कोई जो मूवमेंट थी, यानी जो फंक्शन था वो इनफॉर्मल फंक्शन था, मतलब किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड फंक्शन नहीं था, ये सिर्फ एक बच्चों के लिए फंक्शन था। इस बात का जवाब इंडिया ने ऐसे दिया है। तो आगे देखिए एक न्यूज़ आती है
सीरिया से रिलेटेड आपको पता ही होगा, सीरिया में एलोपो में फ़िलहाल एक वार बैटल चल रही है और असद की फोर्सेस ऑलमोस्ट जीतने ही वाली हैं। तो वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं और वहाँ पे जो इवैक्यूएशन लोगों का हो रहा है, थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा है। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सिटीज़ मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी जो सीरिया की सिटीज़ हैं, जैसे राका जो सीरिया के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये आपको पता ही होगा एलोपो का लोकेशन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या पूछेंगे, देखिए वो यूँ पूछेंगे कि एलोपो की लोकेशन पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग, वो कहेंगे मैच द फॉलोइंग, वो एक लोकेशन ऐसे दे देंगे, एलोपो कहाँ है, साइड में दे देंगे इराक, हमें लगेगा इराक में है, नहीं वो गलत हो जाएगा हमारा। तो दूसरा ये देखिए जो पालमरा है, ये काफ़ी एंशिएंट सिटी है, ये भी इराक में है। पिछले दिनों जो फोर्सेस ने इस पर कब्जा कर लिया था, यानी IS जो दाइश है वहाँ पे, इस्लामिस्ट स्टेट है, उसके चुंगल से छुड़ा लिया गया था। दमस्कस तो इसके सीरिया की राजधानी है ही, और सीरिया जो है मेडिटेरियन फेसिंग है यहाँ पर। तो ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट है इसकी, 4 सिटीज़ जो हैं। और कौन सी, मैं आपसे एक पूछता हूँ, चलो टिक्रित जो है, टिक्रित सिटी कौन से स्टेट में है, कौन से देश में है टिक्रित, आपको इसका आंसर देना है। 2 क्वेश्चन हो गए, पहले वेलफेयर बोर्ड से रिलेटेड, एक इससे रिलेटेड। इसके आंसर तो काफ़ी आसान होते हैं, कमेंट की फॉर्म में मोस्टली बच्चे इसे कर ही देते हैं, कमेंट पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर आसानी से मिल ही जाते हैं। और अगला क्या है, अगला देखिए एक यही है, सारा कुछ इवैक्यूएशन से रिलेटेड है। और म्यांमार में हॉट परस्यूट तो इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ चाइना सी के बारे में थोड़ा सा है। तो साउथ चाइना, आज मैपिंग की शुरुआत भी आज हम कर ही देते हैं। शुरुआत करना मुश्किल है, लेकिन आज शुरुआत कर ही देते हैं। बाद में देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैपिंग हमें सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए। जैसे पहले एक कॉन्टिनेंट पकड़ लिया अफ्रीका, इसकी डेली 2-2, 3-3 लोकेशन चलते जाएंगे, जैसे कि 2-3 माउंटेन डिस्कस कर लिए, 2-3 रिवर्स डिस्कस कर ली, ऐसे शायद डिस्कस करना मैपिंग ज़्यादा आसान रहेगा। खैर आज तो ये इसी मैप को डिस्कस कर लेते हैं, कल से वैसा कर सकते हैं थोड़ा। देखिए साउथ चाइना सी हमेशा डिस्प्यूट्स में रहता है, तो इसकी लोकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। साउथ चाइना में डिस्प्यूट्स है क्यों देखिए मेनली तो है डिस्प्यूट इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल एरिया है और इनका EEZ में प्रॉब्लम आती है। EEZ समझते हो ना आप, जो 200 माइल्स तक का एरिया है उसके रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर कंट्री यूज कर सकती है। तो यहाँ देखिए 200 माइल्स तक का यानी ऑलमोस्ट 324 किलोमीटर हो जाता है EEZ, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इसे कहते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, तो ये EEZ है, सभी कंट्रीज इतने पास है यहाँ पे और इनके आइलैंड्स इतने पास हैं कि सभी कंट्रीज डिस्प्यूट्स इसे बताते हैं। वो कहता है ये मेरा है, ये वो कहता है ये आइलैंड मेरा है। तो मेन 3 आइलैंड्स में यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए 3 चीज़ पे, एक पार्सल आइलैंड्स हैं, एक जो स्करबोरो शोल आइलैंड्स हैं और जो एक स्पार्टले आइलैंड्स है। एक वैसे 9 डैश लाइन भी यहाँ पे बनती है, ये देखिए। तो 9 डैश लाइन ये सिंपल ऐसे पूछेंगे कि वो ये पार्सल आइलैंड्स है कहाँ पे हैं और किन देशों के बीच में। देखिए ये कहना तो मुश्किल होगा क्योंकि देखिए सारे बिल्कुल पास ही हैं ये। वैसे अब यूँ पूछ सकते हैं कि जो ये साउथ चाइना में सी में जो है स्करबोरो आइलैंड्स हैं यानी सोल हैं, ये फिलीपींस के नज़दीक हैं। ये देखिए ये आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स हैं और चाइना ने इसे डेवलप किया, चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। यानी जो पार्सल आइलैंड्स हैं वो भी डिस्प्यूटेबल हैं वियतनाम के बीच में और चाइना के बीच में। ये देखिए जो ये पार्सल आइलैंड्स हैं, यहाँ पे वियतनाम है, यहाँ पे चाइना है, इनके बीच में डिस्प्यूटेबल हैं। और जो स्पार्टले आइलैंड्स हैं इन पर भी चाइना अपना कब्जा बताता है और इसके बीच में तो ये भी आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं जो फिलीपींस हैं वो भी अपना कब्जा बताता है और मलेशिया भी अपना कब्जा बताता है, यानी दूर के देश भी अपना कब्जा बताते हैं। देखिए मलेशिया, क्योंकि ये छोटे मोटे आइलैंड्स हैं ना, ये इनके पास में आए, तो इसलिए वे कहते हैं कि ये वाले आइलैंड्स भी हमारे हैं। और काफ़ी देखिए ये रीजन जो है वो पूरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक तो सारा का सारा जो सी लेन्स है वो यहाँ से गुजरती हैं। ये देखिए एक ये रीजन है, यहाँ पे देखिए नीचे कुआलालंपुर के नीचे देखिए यहाँ पे जो मलक्का डायलेमा है, मलक्का डायलेमा हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी चाइना के सारे शिप्स यहाँ से आते हैं तो इस साइड से जाते हैं। देखिए चाइना को कोई भी शिप्स हो यहाँ से जाएंगे और इवन जापान को, आगे जापान है, जापान के शिप्स हैं वो भी यहाँ से जाएंगे। और एक सेकेंड हाईलाइटर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ से सारे शिप्स जाएंगे जापान के, साउथ कोरिया के। तो इसलिए साउथ चाइना सी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक वैसे तो बहुत ज़्यादा सी लेंस कम्युनिकेशन यानी जो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज यानी पेट्रोलियम बहुत मिलता है यहाँ पे, फिशेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया जो यूएस की एशिया टू पिवट पॉलिसी यानी चाइना को कंटेन करने के लिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोकेशंस तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल डिटेल में वो तो नहीं जाने वाले यूपीएससी। मेनली आप 4-5 चीज़ें याद रखो, पार्सल आइलैंड्स हैं वो यहाँ पर हैं और स्कैरबुर्ग शोल भी है यहाँ पे, स्पार्टले आइलैंड्स भी यहाँ पे हैं और जो 9 डैश लाइन है वो भी इसी रीजन में बनती है। मलक्का डायलेमा जो वो है मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। मेनली तो देखिए
इंडोनेशिया के और इसके मलेशिया के बीच में, लेकिन सिंगापुर यहाँ पे छोटा सा है देखिए। तो ये हमेशा देखने का नज़रिया होता है कि मुल्क का किन किन देशों के बीच में है। वैसे इन दोनों के देशों के बीच में मलेशिया और इंडोनेशिया भी आप इसे कह सकते हैं, और इंडोनेशिया और मलेशिया भी आप इसे कह सकते हैं। और बाकी तो यही है। बाकी आप सजेशन दीजिए कि मैप को किस तरह से डिस्कस कर सकें। मैप को ऐसे डिस्कस करना चाहिए कि पहले पॉलिटिकल डिस्कस करें कि कौन कौन से देशों की लाइन यानी जो हैं, एक जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब सी फेसिंग जो है, कौन सा देश इसमें से सी फेसिंग नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे जो लाओस है, लाओस की जो सीमा है किसी भी समुद्र से नहीं मिलती। तो अगर वो पूछेंगे कौन सा ऐसा कंट्री जो है साउथ ईस्ट एशिया में है वो लैंड लॉक्ड है, तो ये आएगा लाओस, इसका आंसर होएगा। लाओस जो है लैंड लॉक्ड है। कंबोडिया की सीमा समुद्र से मिलती है, थाईलैंड की मिलती है, और वियतनाम की तो ज़्यादा ही मिलती है। तो लाओस जो है लैंड लॉक्ड है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, कौन सा देश लैंड लॉक्ड है, या फिर कौन से आइलैंड्स कहाँ है, या वे मैच द फॉलोइंग करवा देते हैं, या फिर कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि थाईलैंड की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, कौन कौन से देशों से मिलता है, और कई बार जो फेमस रिवर है वो भी पूछ लेते हैं। तो आप बताइए कि किस तरह से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या ऐसे डिस्कस करें कि पहले पॉलिटिकल डिस्कस करें सारा का सारा, उसके बाद में फिजिकल पे आएँ, कौन कौन सी रिवर्स इन देशों की इंपॉर्टेंट है। तो कल से जैसा आप बताओगे वैसे ही डिस्कस कर सकते हैं। ब्रिक्स का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं इस चीज़ की। देखिए ब्रिक्स किस लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स एक जो G20 है उसको काउंटर करने के लिए, यानी जो वेस्टर्न इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। 2001 में इसका आइडिया आया था और 2008 के आसपास ये फॉर्म में आ गया था। हम अभी डिस्कस करते हैं कि इसका पहला सेशन कब हुआ था। 5 देश इसके अंदर में है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहले नहीं था। 2010 तक तो सिर्फ ये 4 ही कंट्री थे ब्रिक। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो ब्रिक्स का देखिए, ये जैसा हमने डिस्कस किया 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इसमें, और 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया था। और ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे डेवलपिंग ऑफ या तो डेवलपिंग है अभी भी, या फिर न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ हैं। और लेकिन देखिए उनको हम अलग कर सकते हैं, जैसे वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना देख लीजिए आप, इंडिया देख लीजिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हालांकि ब्राज़ील में अभी क्राइसिस आए हुए हैं, और बस यही है। अभी जो 7th समिट इसका हुआ था 2015 में, और 2016 में इसका 8th समिट हुआ था, वो हुआ था हमारे इंडिया के अंदर में ही। तो अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन वो यूपीएससी वाले पूछते हैं। देखिए एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं साफ साफ, वो कि एक क्वेश्चन आया हुआ है 2010 के आसपास, ये क्वेश्चन आया था कि क्या ब्रिक्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बिल्कुल सही फैक्ट है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखिए चाइना भी इसमें है और इंडिया भी इसमें भी है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन तो इन देशों की है। तो ये बिल्कुल फैक्ट याद रखिए कि ब्रिक्स जो रिप्रेजेंट करता है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की जनसंख्या का आधा है ब्रिक्स। और जो इसके 5 मेंबर्स हैं वो टॉप 25 पॉपुलेशन के लिहाज से टॉप 25 देशों में आते हैं सारे के सारे, और 4 जो देश हैं वो टॉप 10 में आते हैं। और जो 5 नेशंस है देखिए जीडीपी के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार वो जीडीपी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए जो इनकी 5 देशों की कंबाइंड जीडीपी है वो 16.6 ट्रिलियन है, 16.6 ट्रिलियन। तो ध्यान से देखिएगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि कंबाइंड जीडीपी इज लेस देन द जीडीपी ऑफ यूरोप। तो आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि इनकी कंबाइंड जीडीपी है कितनी। ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, तो ऑप्शन देके वहाँ पे याद आ जाएगा। तो 16.6 ट्रिलियन इनकी जीडीपी है कंबाइंड। बस ये इंपॉर्टेंट से फैक्ट हैं थोड़े। और उसके बाद में देख लेते हैं कौन कौन से देशों में इसका पहला वो हुआ। पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था ये रशिया में हुआ था। ये नाम है, ये रशियन नाम है, तो आप देख लेना क्या है रशियन नाम। बोलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है इसको, तो बस एक नाम देखा हुआ होना चाहिए कहाँ है, बस याद करने की जरूरत नहीं है। मेंस और प्रीलिम में यही डिफरेंस है। प्रीलिम में 4 ऑप्शन दिए होंगे तो देख कर याद आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने 2014 में। 2014 में उन्होंने पूछा था कि पहला समिट जो है क्या ब्राज़ील में हुआ था, तो वो गलत था उनका ऑप्शन। पहला समिट तो वो रशिया में हुआ था, दूसरा हुआ था ब्राज़ील में। और एक पहला इंपॉर्टेंट होता है और एक हमेशा लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए ये है इंडिया है, यानी अभी अभी का इंडिया में हुआ था। और 2017 का बताओ कहाँ होएगा। ये आपसे देखो मन जानबूझ के इसे छुपो दिया। तो ये है कि आप बताइएगा इसका जो नेक्स्ट समिट है जो ब्रिक्स का वो कहाँ होगा। नेक्स्ट वाला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, एक पहले वाला इंपॉर्टेंट होता है, एक करंट वाला। 3 समिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फर्स्ट वन, एक जो करंट का हुआ है यानी लास्ट हुआ है, और एक आने वाला। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट होता है इसके समिट्स में एक ऐसा कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा फैक्ट पूछ लेते हैं क्या इंडिया ने कभी भी कोई ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज नहीं किया है, इस तरह का फैक्ट वो पूछ लेते हैं। तो ये फैक्ट गलत हो जाएगा। इंडिया ने 2012 में भी इसे ऑर्गेनाइज किया था और अभी अभी हाल फिलहाल में भी इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो एक एक बार तो सबने कर लिया। देखिए रशिया ने कर लिया, ब्राज़ील ने कर लिया, चाइना ने कर लिया, इंडिया ने, साउथ अफ्रीका। क्योंकि देखिए रोटेशन वाइज घूमता है ये। ब्राज़ील
ने किया, उसके बाद में देखिए रशिया ने, इंडिया ने, तो नेक्स्ट क्या है? चाइना है क्या नहीं है बताइए, या चाइना है तो बताइए कौन सी सिटी में हो गए हैं। तो अगला कौन सा फैक्ट्स है? अगला फैक्ट तो साफ साफ यही है, देखिए एक जो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, चार पांच तरह की, जैसे यूएसएसडी, और वो हमने डिस्कस कर लिया। एक यहाँ पे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एक कमेटी गठित करी है 11 मेंबर की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11 मेंबर की एक कमेटी गठित करी है, क्या डिसाइड करने के लिए? आरबीआई की जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड या फिर दूसरे रिफॉर्म्स है उसको डिसाइड करने के लिए। अभी इस कमेटी की रेफरेंस क्या है? अभी देखिए सारी की सारी जो है, जो पेमेंट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, आरबीआई करती है उसको, यानी जो जितनी भी पेमेंट्स रेगुलेशन की बात आती है तो उसे आरबीआई हैंडल करती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट जो भी है वो आरबीआई करती है। तो अब देखिए दो तरह की ट्रांजैक्शंस होने लगी है, एक तो जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती है बड़ी ट्रांजैक्शन कंपनीज के बीच में, एक रिटेल ट्रांजैक्शन, यानी जो रिटेल ट्रांजैक्शन जैसे अब हम पेटीएम से करते हैं या फिर आधार कार्ड से करके, ये सारे के सारे जो हम अभी हमने ऊपर डिस्कस किए साइड में ये। तो अब कमेटी के रेफरेंस ये है कि यह प्रपोजल आया कि जो रिटेल ट्रांजैक्शन है वो आरबीआई से ले ली जाए और एक अलग से रेगुलेटर बनाया जाए इसके लिए, क्योंकि आरबीआई को दिक्कत आती है इसे हैंडल करने में और अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाता। यानी दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती है, एक जो बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, एक रिटेल ट्रांजैक्शंस जो कस्टमर करता है, कंज्यूमर करता है, छोटी ट्रांजैक्शंस दुकानदार को या फिर किसी भी छोटी मोटी चीज़ को, कोई चीज़ वस्तु खरीदने के लिए, बिल पेमेंट के लिए। तो प्रपोजल यह है कि क्या रिटेल की ट्रांजैक्शंस को एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर यानी आरबीआई से छीन कर यह फंक्शन एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को दे दिया जाए, क्या ये सही है गलत है? तो आरबीआई ने इसका विरोध किया है। आरबीआई ने कहा है कि देखिए हम अपने आप से ही आरबीआई के अंदर ही रिटेल को अलग से ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देंगे, आप इसे हमसे छीनिए मत। आरबीआई ने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का आपको याद होगा, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी गठित की गई है जिसमें 3 मेंबर सरकार द्वारा होंगे, 3 मेंबर आरबीआई को होंगे, और ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस इस मॉनेटरी कमेटी को है। तो आरबीआई ने यह कहा है कि जो रिटेल ट्रांजैक्शंस के फंक्शन है वो हमारे पास ही रहने दीजिए, हम अपने आप इसको ऑटोनॉमी दे देंगे, अपने आप इसको आरबीआई के दायरे में ही इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह का थोड़ा सा मीन्स के लिए बस छोटा सा पॉइंट था। आगे क्या है? तो आगे तो कुछ भी नहीं है। देखिए आज की तो डिस्कशन हो गई सारी, तो अब थोड़ा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो थे। देखिए ड्रोट इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ड्रोट, महाराष्ट्र में ड्रोट आया तो सुर्खियों में था। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आज ये नया फॉर्मेट से हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, ड्रोट के लिए कौन कौन सी जो है जो कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन मैं आपको देता हूँ कि इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, कई बार तो बोलने में भी दिक्कत आती है। इनएडिक्वेट यानी जो है बारिश अच्छी नहीं आई, कहने का मतलब साफ साफ यही है। पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिए जल्दी जल्दी लिखते हैं तो लिखा भी अच्छे से नहीं जाता, धीरे धीरे प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी, क्योंकि अब हम इसी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे तो मैं साफ लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला ऑप्शन है, ड्रोट किस लिए होता है? या तो बारिश अच्छी ना आए, या फिर देखिए इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी पानी बहुत ज़्यादा इवापोरेट हो गया धरती से। और तीसरा जो ऑप्शन है उसका ये है कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी जो ग्राउंड वाटर है उसका भी ओवर यूटिलाइजेशन हो जाए। तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो ड्रोट को सहारा देती हैं? तो आंसर इसका अभी मैं ही बता देता हूँ। देखिए सारी की सारी कंडीशन है वो ड्रोट इससे आ जाता है, क्योंकि देखिए बारिश नहीं आएगी तो एक तरह से पानी नहीं अवेलेबल होगा तो सूखा आ जाएगा, तो आसान सा ऑप्शन है, कोई भी इस बात का आंसर दे देगा। इवापोरेशन का भी एक महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि देखिए इवापोरेशन धरती से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होएगा, पानी जो है मिट्टी के अंदर में, सॉइल के अंदर में जो पानी है वो ऊपर इवापोरेट हो जाएगा और धरती में प्रॉपर जो मॉइस्चर है वो नहीं रहेगा। उससे क्या होएगा, खेती अच्छी नहीं होएगी और ड्रोट आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा बहुत आप ज्योग्राफी के अंदर जाने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल से फंडे लगाइए, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता है ही नहीं। और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी जो धरती के अंदर का पानी है उसको आपने इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि उससे क्या होगा कि पानी अब अवेलेबल है ही नहीं एग्रीकल्चर के लिए, यानी आप ट्यूबवेल लगा रहे हो फिर भी पानी आ ही नहीं रहा उसके अंदर में, तो भी ड्रोट आ जाता है। तो ये सारे का सारा है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो थी वो सही थी। थोड़ा देखिए आपके लिए शुरू में डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो देखिए क्वेश्चन बनता है कि इसमें से अगर विंटर सीजन आए, यानी सर्दियों के अंदर में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं सर्दियों के अंदर में। एक तो सर्दियां आती हैं तब टेम्परेट साइक्लोन भी होता है, यानी टेम्परेट साइक्लोन के सर्दियों में आता है। क्या ये बात सही है गलत है, सोच लीजिए आप। दूसरी बात यह है, सर्दियों के दौरान नॉर्थ ईस्ट विंड्स आती हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तीसरा जो है, सर्दियों के टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ, सेंट्रल इंडिया में।
क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? 3 स्टेटमेंट दोबारा से बोलता हूँ जल्दी जल्दी। सर्दियों में कौन कौन सी कंडीशंस हमारे देश में रहती हैं? क्या सर्दियों में टेम्परेट साइक्लोन आता है? क्या सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट विंड आती है? क्या सर्दियों में रेनफॉल जो होती है सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा सा रीजन इसमें बहुत ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर मैं आपको अभी के अभी दे देता हूँ। देखिए, टेम्परेट जो साइक्लोन है वो आता है, आपने पता ही होगा आपको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, टेम्परेट साइक्लोन आता है जो मेडिटेरियन से चलकर यहाँ आता है और इसी से बारिश होती है थोड़ी बहुत। और जो हमारी रबी के सीजन के दौरान में थोड़ी बहुत जो बारिश होती है हरियाणा और पंजाब में, इसका फ़ायदा होता है और गेहूँ उगता है इससे। नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो आती हैं डेफिनेटली आती हैं। और तीसरा जो रेनफॉल ड्यूरिंग द सेंट्रल इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एंड 2 सही है, तीसरी गलत है। तीसरी क्यों गलत है? देखिए, जो ज़्यादा बारिश होती है सर्दियों के दौरान में वो होती है, आपको पता ही होगा, जो तमिलनाडु का एरिया है वहाँ होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश, सेंट्रल इंडिया में नहीं होती। तो पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी गलत है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि अंडमान एंड निकोबार के बारे में ये क्वेश्चन है कि इन अंडमान जो निकोबार है उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? पहली स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, क्या उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो सैडल पीक है? स्टेटमेंट सही है गलत है? और दूसरी स्टेटमेंट यह है, अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड, ध्यान से देखिएगा, बैरन आइलैंड। क्या जो आइलैंड है वो जो है ओनली एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे है, यानी जो बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में है, क्या वो ओनली एक्टिव वोल्केनो है? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो देखिए, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ये सही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सैडल पीक बहुत बार पूछती है यूपीएससी, और 10 डिग्री चैनल ये भी पूछती है ऐसे, तो वो हम आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। बस ये याद रखिए कि सैडल जो पीक है वो हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार की, और जो है ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है वो यहाँ पर वो है बैरन, यानी पूरे इंडिया के अंदर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए कुछ सिटीज़ के मैं आपको नाम बताता हूँ, आसान सी सिटीज़ हैं। यूएफए क्या रशिया के अंदर है? और दूसरी जो सिटी है थिकविनी, क्या ये ब्राज़ील के अंदर है? सही है गलत है? और जो तीसरी स्टेटमेंट है फोर्टिजिला यानी फोर्टालिजा, क्या ये साउथ अफ्रीका के अंदर है? तो आपको ये बताना है। ये सिटीज़ जो है काफ़ी सुर्खियों में थी, क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स के समिट हुए थे, आपको पता ही होगा। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो यूफा है वो रशिया के अंदर में है। दूसरी जो है, जो इसका नाम है थिकविनी, ये ब्राज़ील के अंदर में नहीं है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, यानी ये यहाँ से मिलेगा। और फोर्टलीजा डिक्लेरेशन तो आपको पता ही होगा, फोर्टलीजा डिक्लेरेशन तो 2014 में पूछा था और इस सिक्के के तहत हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था। तो फोर्टलीजा ब्राज़ील के अंदर में है। तो ये पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी और तीसरी गलत है। तो अगला जो है हम क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं। आज बस इतना ही कर लेते हैं, चार क्वेश्चन अच्छे हैं। आप फॉर्मेट बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करें तो आपको ठीक लगेगा नहीं लगेगा? सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।